ladies and gentlemen, welcome back to the sports side. पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड ओडीआई सीरीज बल्कि टी20 सीरीज पूरा टूर कंप्लीट हो गया और पाकिस्तान के रिजल्ट्स उस तरह से नहीं आए जो कि हर पाकिस्तानी फैन एक्सपेक्ट करता है। मेरे साथ आज मौजूद हैं दो ऐसे लोग जो कि दोनों स्टैट्स को गहराई के साथ कवर करते हैं। एक जो कि ये सीढ़ी अभी चढ़ रहे हैं, मेरे को ज़ैद बाबर खान, और एक जो हम सबके गुरु इस चीज़ में आते हैं, कामरान मुजफ्फर भाई। सबसे पहले वेलकम टू द शो। कामरान भाई कैसे हैं, क्या हाल चाल? अस्सलामुअलैकुम अब्दुर्रहमान, अस्सलामुअलैकुम जैद, सबको देखने वालों को बहुत बहुत शुक्रिया। कामरान भाई, हमने चैंपियंस ट्रॉफी से लेके अभी तक टीम की कुछ हालात बेहतर नहीं हैं। हमने पहले भी, मैंने आपके साथ जब हम पाक पैशन के लिए स्पेस पे डिस्कशन कर रहे थे तब भी बहुत सी हमने डिस्कशन की थी उस वक्त भी। लेकिन अगर हम इस टूर की बात करते हैं, हमने बहुत सी चेंजेस एज सच वनडे टीम में तो नहीं थी की, लेकिन टी20 आई टीम में की। हम नई टीम लेके गए, लेकिन उस तरह से एक मैच में यंगस्टर्स ने परफॉर्म किया। हमने पूरे 14-15 ओवर में मैच खत्म कर दिया, लेकिन ओवरऑल उस तरह से रिजल्ट्स नहीं आए। अगर आप इस पूरे टूर को देखते हैं तो आपके थॉट्स क्या हैं इस टूर? देखिए टूर मेरे ख्याल में जो रिजल्ट्स हैं वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स थे। अगर हम अगर ये बात करें कि बहुत ज़्यादा कोई एक्सपेक्टेशन से डिफरेंट थी तो ऐसा नहीं है, लेकिन ये बात भी सही है कि लोग जिस तरह से अभी इसके ऊपर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा ही एजिटेशन भी काफ़ी ज़्यादा हुई हुई है, क्रिटिसिज्म भी बहुत ज़्यादा हुई हुई है। लेकिन वो सब करते हुए ये भी देखना चाहिए कि एक्सपेक्टेशन क्या थी इस टूर से। तो ज्यादातर लोग इसी तरह का कोई रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे। आप कह सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा आप टी20 में आप 3-2 हो जाते, एक मैच आप और उधर जीत जाते, वनडे में आप 2-1 हो जाते। अगर उस लिहाज से देखें तो टी20 में शायद आपको दूसरा मैच की शायद गुंजाइश आपको नहीं मिली, लेकिन वनडे में जहां आपके थोड़े सीनियर रिसोर्सेज थे तो वहां पे पहले मैच में आप विनिंग पोजीशन में थे। बॉलिंग में आपको मसाइल का सामना है, आप गलत फॉर्मेशन से खेले पहले मैच में। आपने वहां पे जो आपके फिफ्थ बॉलर था उसने 118 रन दे दिए। अगर आप उसी को अगर आप स्पेशलिस्ट बॉलर के साथ खेलते, जैसे फ़हीम अशरफ को बाद में खिलाया, तो अगर वो खेलते तो आपके वो रन थोड़े कम हो सकते थे। 30-40 रन तो आप कह सकते हैं, 50 रन भी कम हो सकते थे अगर आपका प्रॉपर फिफ्थ बॉलर खेलता तो शायद। और उसके बाद जो जहाँ पे बाबर और सलमान अली आगा जहाँ पे खड़े हुए थे, आपको आखिरी 10 ओवर में 90 रन चाहिए थे। अगर 30 रन का भी फर्क पड़ता तो वहां से आप गेम जीत सकते थे। वो पहला मैच आप विनिंग पोजीशन में थे। दूसरे मैच में आपको बैटिंग में ज्यादा परेशानी हुई, वहां पे भी आप वनडे में 40 ओवर तक तो आप गेम में थे, लेकिन आखिरी 10 ओवर में फिर मिचेल हे से आपने रन कर लिए। 10 ओवर में कोई 82 रन आपने दे दिए। तो वहां आप और फिर जब बैटिंग करने आए तो उस पिच के ऊपर काफी ज्यादा इस तरह की बैटिंग हुई कि पाकिस्तान बैटिंग बिल्कुल ही नहीं समझ पाई, वरना आखिर में फ़हीम अशरफ और नसीम ने भी रन कर दिए। तो आप कह सकते हैं कि स्कोर लाइन अगर देखें तो स्कोर लाइन के ऊपर तो वाकई आपको ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ही कोई तहस नहस हो गए। लेकिन जो एक्सपेक्टेशन थी उससे बहुत ज्यादा डिफरेंट रिजल्ट्स नहीं है। एक लिहाज से अगर देखें तो ये ज्यादा पाकिस्तान के हक में बेहतर हुआ है कि ये 3-2 और 2-1 नहीं हुई। तो डिसअपॉइंटिंग तो है, और खासतौर पे जिस तरह से पाकिस्तान हारा है और कुछ मैचेस में जिन जगहों के ऊपर आपको चाहे टी20 हो या वनडे हो, वहां पे जो फेलियर का जो जिस तरह से आपकी बैटिंग स्ट्रगल करती हुई नजर आई है तो वो कंसर्न है। फिर उसके बाद आपकी बॉलिंग लाइन जिस तरह से मैच में आने के बाद ग्रिप पकड़ने के बाद फिनिश नहीं कर पा रही है, ये मोमेंट्स ऑफ कंसर्न है। मेरे लिए स्कोर लाइन को इतनी ज्यादा मुझे कंसर्निंग नहीं है। इमरान भाई, जिस तरह भी आने कहा कि मुझे स्कोर लाइन ज़्यादा कंसर्निंग नहीं होनी चाहिए किसी के लिए भी, क्योंकि अगर हम टी20 से स्टार्ट करें तो टी20 में हमने बिल्कुल ही नहीं बेसिकली बैटिंग साइड भेजी थी कि हम इंटेंट से और अटैकिंग रन करेंगे। तो मतलब कि आपको लगता है कि हमने इस टूर से जज करना चाहिए अपनी टी20 की जो नई बैटिंग है उसको, क्योंकि हम आगे देखें तो वर्ल्ड कप भी उनके एशिया के अंदर और हमारे मतलब कि अभी ये बिल्कुल डिफरेंट कंडीशन थी जो आप आगे वर्ल्ड कप में या एशिया के अंदर एक्सपेक्ट करेंगे। नहीं देखें, अब जो टी20 में ना, स्पेशली अगर अब हम टी20 की बात करें, वहां पे हमें एक माइंडसेट शिफ्ट की जरूरत है। नो डाउट जिस जिस माइंडसेट से हम खेल रहे थे वहां से रिजल्ट्स तो नहीं आ रहे थे ना।
आप अगर यहाँ बात करते हैं कि आपको इन कंडीशंस में, जो कि अगर आखिरी मैच में भी आप देखें तो इवन इस कंडीशन इस लेवल की थी कि इवन जो न्यूजीलैंड के कमेंटेटर्स थे वो भी ये कह रहे थे कि ये यूजुअल से भी ज्यादा टेस्टिंग कंडीशंस थी। इतनी आसान कंडीशंस नहीं थी। तो एशिया कप एशिया में है, T20 वर्ल्ड कप एशिया में है, तो मेरे ख्याल में आने वाले एक साल में जो आपका जो क्रिकेट कैलेंडर है उसमें जो टफेस्ट कंडीशंस थी उसमें आपने खेला है। अब ये एक एस्पेक्ट है कि एक लिहाज से ये एक अच्छी चीज है कि जो टफेस्ट आपका आपकी ड्रिल थी या टेस्ट था वो आपका पहले हो गया है। यहाँ से कंडीशन आपको आसान ही होंगी कंपैरेटिवली। माइंडसेट शिफ्ट की आपको इसलिए जरूरत थी कि देखें जो पुरानी जो टीम थी वो एक साल में T20 में आप आयरलैंड से हारे, आप यूएसए से हारे 160 रन के मैच में आप एक लिहाज से अगर उसको ब्रेक डाउन करें तो उस मैच में आप एक दफा नहीं 3 दफा हारे। आपको 2-3 जगह पे चांस मिल गया था कम बैक करने का और एज एन एक्सपीरियंस साइड आप वो मैच पकड़ सकते थे। चाहे वो जब शादाब आए बैटिंग करने के लिए उस वक्त भी मैच में आप पीछे जा चुके थे, शादाब ने आपको एक ब्रिस्क इनिंग खेल के आपको लेके आए 160 तक हुआ। फिर बॉलिंग में आप कर सकते थे, वही हारिस रऊफ आखिरी ओवर में जो कुछ हुआ 3 बॉलों के ऊपर वो मैच जीता हुआ मैच था। फिर फिर इवन सुपर ओवर के अंदर भी आप वो मैच फिनिश नहीं कर पाए। जो भी चीजें हुई ओवर बॉलिंग में आपका ओवर अजीब गया, बैटिंग में अजीब गया, तो वो सारा उससे ज्यादा सीनियर लॉट तो आप नहीं ला सकते। फिर उसके बाद अगर आप इंडिया वाला मैच देखें तो वहां पर भी आप वो मैच किल नहीं कर सके, जबकि आपने रोहित शर्मा विराट कोहली को आउट कर लिया था। एक्सपीरियंस ऋषभ पंत ने जिस तरीके से रन किए चले वो भी हम एक साइड में कर देते हैं, लेकिन फिर टेल एंड से आपने रन जो करवाए वहां पर वो उस सरफेस के ऊपर वो 20-30 रन भी बहुत क्रिटिकल रन थे। फिर आप बैटिंग करने जाते हैं, आपसे अराउंड 44 पे 45 पे मतलब राना बॉल आपको चाहिए, वहां से आप मैच फिनिश नहीं कर पाए। तो तो देखें वो जो पुरानी साइड या पुराना माइंडसेट था वो गेम पर वो आपको जिता के तो कुछ नहीं दे रहा था और वो वैसे भी डेटेड हो चुकी है। आपको माइंडसेट शिफ्ट जब जाना होता है तो आपको पाकिस्तान को जरूरत भी थी और ये जो प्लेयर्स जिस तरह से खेले हैं इसकी आपको जरूरत थी। कंडीशंस बहुत ज्यादा टेस्टिंग थी। अब इसमें यह है कि मुझे सबसे बड़ा डर ये है कि अभी आएगा PSL और उसके बाद बांग्लादेश की सीरीज है लोकल कंडीशंस में। अब ये ना हो जो हमारी क्रिकेट करती रही है कि आपने हसन नवाज को, एक टैलेंटेड प्लेयर है, आपने उसको न्यूजीलैंड की कंडीशंस में तो आपने खिला दिया उसको, वहां जो भी उसका फेलियर हुआ हारिस को और हसन को आपने वहां पे किया वो एक्सपोज हुए। एक्सपोज तो आपके देखें बाबर के अलावा इस टूर के ऊपर हर कोई एक्सपोज हुआ है, बाबर और सलमान अली आगा के अलावा। आप बाकी जिसको भी उठा के देखें तो अकेले हसन नवाज और हारिस का तो नहीं है। हारिस कम बैक कर रहा था, हारिस T20 में भी मिड जो चैंपियंस कप T20 हुआ है उसमें भी वो ओपन बहुत अरसे से नहीं कर रहा है। आपने उसको ओपन खिला दिया, चले आपने ओपन खिलाया कोई बात नहीं। फिर उसके बाद आपकी हसन नवाज है पहली दफा टीम में आ रहा है, उनने उनका जो एक्सपीरियंस हुआ है और उन्होंने जो जो चीज जो एक्सपीरियंस लिया है, मुझे डर ये है कि अब ये PSL के बाद जो बांग्लादेश की सीरीज होगी उसमें इनको ड्रॉप ना कर दें और फिर उसके बाद ये जो हमने टफ लेसन लिया है ये हमारा बर्बाद ना हो जाए। इनको कम से कम बांग्लादेश की सीरीज में मिलनी चाहिए। साइम और फखर आपके पास अवेलेबल हैं, वो उन्होंने भी वापस आना है, जाहिर सी बात है कि वो भी फिट हो जाएंगे तो आपका पूल एक होगा। लेकिन इन दो लड़कों को खास तौर पे जिस टफ टेस्ट से आपने गुजारा है इनको बांग्लादेश सीरीज में कम से कम चांस मिलना चाहिए। तो अप्रोच वाइज आई एम हैप्पी। हम पुरानी अप्रोच से भी हम कुछ नहीं जीत रहे थे, तो ये और माइंडसेट शिफ्ट जो होता है ये पेनफुल होता है। हम इतना पीछे जा चुके हैं कि अगर हम ये नहीं करते तो और जितना देर में करते हैं तो उतनी ज्यादा हमें नुकसान होता है। जी कामरान भाई, जैसे कि आपने बात की ना कि बांग्लादेश सीरीज में ये पता नहीं कौन सी टीम के साथ कंटिन्यू करते हैं या नहीं, क्योंकि हमने इस टूर पे देखा कि इन्होंने जो पहले T20 में जो टीम खिलाई थी उसको क्रैक किया। खासकर अगर हम मोहम्मद हारिस की बात करते हैं और हसन नवाज की बात करते हैं, उनको एक 5 पूरे मैचेस दिए गए हैं। लेकिन फिर वही आपकी वाली बात है और इसमें मैं एक और कॉन्टेक्स्ट भी दोबारा लेके आऊंगा कि सिंस 2023 PSL हमारी T20 की कोई भी जब भी सीरीज हुई है एक कंसिस्टेंट टीम कभी भी नहीं खेली। हमेशा हर टूर पे टीम चेंज हुई है, चाहे वो हम यंगस्टर वाली टीम की बात करें कि हमने अफगानिस्तान के खिलाफ यंग टीम खिलाई थी, तो फिर उसके बाद हमने जो सीरीज लेके गए थे उसमें यंगस्टर्स नहीं थे।
फिर उसके बाद जब हमने फिर न्यूज़ीलैंड एक यंग टीम भेजी, फिर उसके बाद से हमने प्लेयर्स को लॉन्ग रन दिया ही नहीं। फिर अभी फिर न्यूज़ीलैंड हम लेके गए, तो फिर उसके बाद अब पीएसएल आ जाएगा। ऑब्वियसली जब हम पीएसएल देखते हैं, पीएसएल में कुछ प्लेयर्स जब परफ़ॉर्म कर देते हैं, तो हम फ़ौरन कहते हैं कि भई जो पिछली टीम थी उससे प्लेयर्स निकाल के हम फिर दोबारा इनको वापस ले आएँ। पर अगर उन्हीं में बाबर जैसे जिनको हमने अभी रेस्ट दिया है कि हमने ये कह के रेस्ट दिया है कि वो हमारे सेटअप में नहीं बैठते, हमने अप्रोच चेंज करनी है। अगर वो ही परफ़ॉर्म कर देते हैं, तो अभी से हम ट्विटर पे देखना शुरू हो गए हैं कि आना शुरू हो गया कि बाबर आज़म की वापसी हो जाएगी अगर वो इस स्ट्राइक रेट से खेलेंगे। तो आपको लगता है कि इन लोगों को वापस लेके आना चाहिए दोबारा? जैसे कि आपने खुद बोला बांग्लादेश सीरीज़ तक रन देना चाहिए और हम अगर बॉलिंग इसमें डिपार्टमेंट भी देखते हैं टी20 आएगा जब हम न्यूज़ीलैंड की बात करते हैं, मैं सुफ़ियान मुकीम की बात करूँगा। हमने उसको सिर्फ़ आखिरी का मैच दिया और फिर उसके बाद भी हमने ओडीआई सीरीज़ में भी उसको पहला मैच बिठा दिया था, फिर उसके बाद लेके आए थे। तो हम एज़ सच अपने बॉलर्स भी उस तरह से नए ट्राई नहीं कर रहे। वही शहीन, हारिस और वही हमारा एक लोड चलता आ रहा है। इसमें मतलब कि जो और एक भी देखिए मैंने बोली थी कि फ़खर और साइम जब वापस आएँगे वो दोबारा आ जाएँगे। तो अगर वो पीएसएल में फिट होते हैं फिर वही आप उनके साथ दोबारा चले जाओ। जा कुछ कह रहे हैं? हाँ, मैं बस ये कहना चाह रहा था कि अभी अब्दुल रहमान ने बात की ना बाबर या रिजवान की, तो अक्सर हमने देखा है कि बाबर के अगर हम लास्ट 2 पीएसएल देख लें या मैं हाँ लास्ट 2 पीएसएल देखें तो उसके अंदर उसका स्ट्राइक रेट लाइक 140 से भी ऊपर होता है। तो ये भी है कि बाबर की पीएसएल के अंदर इतनी इंटेंट का कोई इतना मसला नहीं आया, अनलेस वो एक जो सेंचुरी थी जिसके अंदर साइमन डोल ने कमेंट्री पे कहा था, उसके अलावा हमने कहीं नहीं देखा कि बाबर की पीएसएल में इंटेंट पे क्वेश्चन हो। नहीं, बाबर की इंटेंट पे शुरू में और खासतौर पे जब तक कराची किंग्स में था तब तक तो थी और उसके छोड़ने की वजूहत में से एक वजह भी ये है कि क्रिटिसिज्म या इंटरनली भी जो चीजें थी वो मौजूद हैं। लेकिन सवाल जो है वो ये है कि क्या ये वापस तो नहीं आ जाएंगे? यार परफॉर्म करते हैं तो बिल्कुल आना चाहिए। प्लेयर्स डेवलपमेंट ये कोई ऐसी नहीं है और ये बिल्कुल ऐसा है कि इस वक्त हमारे फैंस भी ये जल्दबाजी करते हैं कि आप 2 इनिंग्स देखते हैं और उसके बाद कहते हैं कि इसको टीम में होना चाहिए। अब इस वक्त एक मिसाल उस्मान खान की है। उस्मान खान पीएसएल में ही परफॉर्म किया ना उसने। फिर उसके बाद इंटरनेशनल में आया, अभी तक आप 1 साल से उसको आप लेके भी घूम रहे हैं, सब कुछ आप कर रहे हैं। कहीं भी आप खिला नहीं पा रहे हैं क्योंकि आपको खुद पता है उसकी टेक्निक उस लेवल की नहीं है। और जहाँ पे आप खिला रहे हैं तो आपको वो रिजल्ट तो निकल के नहीं आए, जो आपको पीएसएल लेवल के ऊपर नज़र आए। तो देखें, जो आपको सेकंड टियर क्रिकेट के अंदर जो टैलेंट आपको नज़र आता है और जो इंटरनेशनल क्रिकेट में जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसमें फ़र्क होता है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि इस वक़्त आपकी जो जो इंटरनेशनल में जो रेगुलर आपके प्लेयर्स हैं, परफ़ॉर्म नहीं कर पा रहे। लेकिन क्या आप प्लग एंड प्ले आपके पास सिस्टम में प्लग एंड प्ले प्लेयर्स मौजूद हैं? अभी जो इस स्क्वाड ये जो न्यूज़ीलैंड के जो स्क्वाड गया, इसके ऊपर बहुत बात हुई, हसन नवाज़ से बात हुई, हारिस पे बात हुई, परफ़ॉर्मेंस के बाद बात हुई ना, खुशदिल शाह के ऊपर बात हुई। अब आप इससे पहले आप ये देखिए कि इससे पहले कौन-सा टूर्नामेंट हुआ है? ये स्क्वाड सेलेक्ट होने से पहले चैंपियंस टी20 कप हुआ है। चैंपियंस टी20 कप में हसन नवाज़ आपका टॉप ओपनर था। आप चाहे रन्स रन्स उसने किए हैं। हारिस ने बहुत अच्छी परफ़ॉर्मेंसेज़ दी हैं उस चैंपियंस टी20 कप में। हैदर इंजर्ड हो गया, वरना हैदर ने बहुत अच्छा परफ़ॉर्म किया था। खुशदिल की परफ़ॉर्मेंसेज़ थी। तो ये आपकी जो सेकंड टियर क्रिकेट है, उससे परफ़ॉर्म करके ही आए हैं। फ़हीम अशरफ की परफ़ॉर्मेंस नहीं थी, लेकिन वो बीपीएल से होके आए या जो भी है आपके चैंपियंस ट्रॉफी में वापस आए थे। लेकिन यहाँ पे भी उनको जब मौका मिला तो उन्होंने परफ़ॉर्म करके दिया। तो देखिए, ये जो जिस तरह से मैंने बात की कि हमारी पुरानी स्ट्रैटेजी नहीं चल रही थी, तो इसी तरह से आपको ये भी ज़हन में रखना पड़ेगा कि ऐसा आपका सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। आपकी डोमेस्टिक उस लेवल की नहीं है। अगर आपकी इंटरनेशनल क्रिकेट उस लेवल की नहीं है एज कम्पेयर टू अदर टीम्स, आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट भी उस लेवल की नहीं है कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट के प्लेयर्स इसको प्रोड्यूस कर रही हो। अब इसमें अगर आप जिद ये कर लें कि मसला फेसेस है, मसला फेसेस नहीं है, मसला अप्रोच है। अब अगर कल बाबर आजम या रिजवान या जिसकी भी आप बात कर रहे हैं या शाहीन शाह अफरीदी या हारिस जिसकी भी आप बात कर रहे हैं, अगर ये उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं तो क्या प्रॉब्लम है? इनको तो इंटरनेशनल एक्सपीरियंस भी है। जो प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटपुट होगा इंटरनेशनल लेवल पे, वो इन प्लेयर्स का ज्यादा होगा बजाय इसके कि आप किसी नए प्लेयर को लाके और उस पे आप दोबारा ट्राई करें। आप क्या करेंगे?
आपको इन 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 फेसेस से प्रॉब्लम हो गई, चले ये माइनस हो जाएंगे, लेकिन क्या रिजल्ट्स आ जाएंगे? अभी क्या टी ट्वेंटी सीरीज में आपको रिजल्ट्स आ गए, फॉरन रिजल्ट्स आ गए? अभी आपने वसीम को भी खिलाया ना, वसीम फ्रिंजेस के ऊपर थे, उधर आपने मोहम्मद अली को खिलाया, आप कितनी चेंजेस करेंगे? क्या हर 2 मैचेस के बाद आप चेंजेस करते रहेंगे? आपने नसीम को आपने टी20 में नहीं रखा, चले ठीक है, आकिब जावेद मौजूद थे, वनडे में आपके पास आकिब जावेद खेले, मोहम्मद अली खेले, मोहम्मद वसीम को आप लेके आए। एक एक मैच में शाहीन और शाहीन तो थे ही नहीं, शाहीन को तो आपने ड्रॉप किया। हारिस और नसीम सिर्फ एक मैच साथ में खेले, एक मैच में हारिस नहीं थे, एक मैच नसीम नहीं थे बॉलिंग में, तो आपने नया यूनिट तो खिलाया है। अब क्या करेंगे? आप चेंजेस करते रहेंगे। चेंजिंग एंड चॉपिंग इज नॉट द सोल्यूशन। वो अगर आप उस वक्त करें कि जिस वक्त आपके पास कोई बैकअप में ऐसे प्लेयर्स मौजूद हों जो कि रेडी टू प्ले हो। फॉर एग्जाम्पल इंडिया इस वक्त आपका यार्ड स्टिक बना हुआ है, स्टैंडर्ड है, क्योंकि वो जिस तरीके की उनका सेटअप है और जो कर रहे हैं। अभी जो चैंपियंस ट्रॉफी हुई है उसमें कौन कौन बाहर बैठा हुआ था? जायसवाल बाहर था, अभिषेक शर्मा बाहर है, सूर्य कुमार यादव जो जो उनके वर्ल्ड कप खेला है वो टीम में नहीं था, ऋषभ पंत को एक मैच नहीं मिला, अर्शदीप सिंह को एक मैच नहीं मिला, सिराज को एक मैच नहीं मिला, बुमराह मौजूद नहीं थे, हर्षित राणा को उन्होंने खिलाया है। लेकिन ये कहाँ से ये चीज आ रही है? क्योंकि उनके पास जो बैकअप बेंच स्ट्रेंथ है, बैकअप है, वरुण चक्रवर्ती है, वो आते हैं, वो खेलते हैं, वो परफॉर्म करते हैं। अगर आपके पास ऐसी बेंच स्ट्रेंथ हो फिर तो आप कह सकते हैं कि नहीं यार मैं लाऊंगा और खिला दूंगा। बेंच स्ट्रेंथ आपकी जिस तरीके की है उसमें किसी प्लेयर के ऊपर जो है ना क्रॉस लगाने की जरूरत नहीं है। वो अगर परफॉर्मेंस अच्छी करते हैं तो जो आपके एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं वो ज्यादा बेटर बैट है मेरे ख्याल में। अच्छा कामरान भाई, हमने अभी आपने बात की ना कि उस्मान खान जैसे प्लेयर्स, ये बैकअप वाले प्लेयर्स, लेकिन एक सवाल मेरा भी ये है, बाकी सबका भी होगा, कि व्हाई डू वी एक्सपोज आवर एशियन पिचेस हीरोज इन सीना कंट्रीज? लाइक उस्मान खान को भी हमने जहाँ पे उसकी कंडीशन सुटेबल थी वहां पे नहीं खिलाया अभी, और लास्ट टूर जो पिछले साल हुआ था वहां पे हमने साहिबजादा फरहान खिला दिया था। तो और अभी इस टूर पे अगर वनडे की बात करते हैं, तैयब ताहिर जैसे प्लेयर, तो हम इनको एशियन कंडीशन में एशियन कंडीशंस के बेस्ट प्लेयर्स को सीनियर कंट्रीज में एक्सपोज कर देते हैं और फिर टीम से बाहर कर देते हैं। मैं एक और यहाँ पे एक प्लेयर की मिसाल लूंगा जो कि वो लेफ्ट आर्म स्पिनर थे, जफर गोहर, उनको भी हमने सीना कंट्री में खिला के बाहर कर दिया। नहीं नहीं, आप ये बताएं कि इस पीरियड में पाकिस्तान ने कहाँ खेला है? क्या कौन सी सीरीज खेली है पाकिस्तान में? नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ कि एशियन कंडीशन में तो परफॉर्म जहाँ करके आते हैं तो, तो, डोमेस्टिक में। नहीं नहीं नहीं, तो आप देखें, आप ये आप उस तरफ जा रहे हैं कि ये हमारी जो है ना, ये प्लेयर्स की नहीं, ये हमारी हम्म। एडमिनिस्ट्रेशन की मिस्टेक्स हैं। अब जहाँ क्रिकेट हो रही है वही भी तो चांस मिलेगा ना। अब अगर हम फॉर द सेक ऑफ फेयरनेस अगर हम बात करें तो जो इंटरनेशनल जो रेगुलर प्लेयर्स हैं, सीनियर प्लेयर्स हैं, उन पे जो क्रिटिसिज्म हो रहा है वो किन कंडीशंस के लिए हो रहा है? इन्हीं कंडीशंस के लिए तो हो रहा है ना। अब ऐसा तो हो नहीं रहा कि वो जो लोकल कंडीशन में वही खेले चले जा रहे हैं और यंगस्टर्स को आप बाहर की कंडीशन में मौका दे रहे हैं, ऐसा तो नहीं हो रहा। कौन सी क्रिकेट हुई है? डोमेस्टिक तो कोई क्रिकेट नहीं हो रही। फिर अगर ये भी फेयरनेस की अगर बात करें तो ये भी कहेंगे यार हमें भी लोकल कंडीशन में खिला दो, चांस तो इनको भी नहीं मिल रहा ना। रही बात इस चीज की कि उनको ये कंडीशन नहीं मिली, वो कंडीशन नहीं मिली, यार इस तरह से नहीं होता। आपका जो अच्छा प्लेयर होता है, ठीक है, एक एक फेलियर, दो फेलियर की आप बात कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से नहीं होता कि कंडीशन कंडीशन प्लेयर्स। आप ये बताएं, क्या पाकिस्तान ने अगर अगर वर्ल्ड टाइटल्स जीतने, ग्लोबल टाइटल्स जीतने, तो क्या वो हमेशा पाकिस्तान में होते रहेंगे? वो कहीं ना कहीं तो होंगे ना। आपने आपने अगर वर्ल्ड कप जीता तो कहाँ पे जीता? आपने एशिया में तो नहीं जीता था, आपने ऑस्ट्रेलिया में जीता था। आपने चैंपियंस ट्रॉफी जीती तो कहाँ पे जीती? आपने इंग्लैंड में जीती। टी20 वर्ल्ड कप जीता वो आपने इंग्लैंड में जीता। अब आप अगर आप बात करें तो वो फखर जमान का पहला टूर था, 2017 का चैंपियंस ट्रॉफी। मोहम्मद आमिर का वो पहला टूर था। शाजिब हसन पहला खेल रहा था। फवाद आलम का पहला पहला वो था। इन लोगों ने कैसे परफॉर्म कर दिया? सईद अजमल का इवन इवन जो है वो पहला मेजर टूर्नामेंट था। इन लोगों ने कैसे परफॉर्म किया? आप 2009 में चले, 2009 की मैं बात कर रहा था। 2017 में आप चले जाए, वो उस फखर का वो पहले टूर था। रुमान रईस ने आपको सेमीफाइनल में परफॉर्म करके दिया। वो कितने मैचेस खेला हुआ था? उसका डेब्यू था। हसन अली, शादाब खान, इनका कौन सा प्रायर एक्सपीरियंस सबसे पहले? इन सब ने भी तो इंडियन कंडीशन में खेल के परफॉर्म किया था ना। देखो, जो क्वालिटी प्लेयर होता है उसको जब कंडीशन, जो मौका मिलता है,
वो कुछ ना कुछ ऐसी परफॉर्मेंस दिखा देता है या कुछ करंट दिखा देता है। मिसाल के तौर पे आकिब जावेद की कोई वर्ल्ड बीटिंग परफॉर्मेंसेस तो नहीं आई, लेकिन अभी अगर लोग बात कर रहे हैं तो इवन ये इस हारी हुई डिजास्टर्स सीरीज में भी आकिब जावेद का जो टैलेंट है वो तो स्पॉट हो गया ना कि इसमें टैलेंट है। उस्मान खान को मौका मिला, उस्मान खान परफॉर्म करके आपका दिखा देता। हसन नवाज ने थोड़ा एक मैच के अंदर दिखाया, बाकी जहां पे नहीं परफॉर्म किया तो उसके ऊपर बात भी हो रही है। तो ये वाली मेरे ख्याल में ये थोड़ी सी हम ओवर सिंप्लीफाई कर देते हैं कि इस कंडीशन में मिला नहीं मिला। साहिबजादा फरहान की बात हो रही है, साहिबजादा फरहान का प्रॉब्लम वो डोमेस्टिक की उसकी परफॉर्मेंस का कभी भी मसला नहीं रहा है, मसला उसका इंटरनेशनल लेवल के ऊपर है। अब फिर अगेन बात उधर जाएगी कि हमारी डोमेस्टिक, हमारी जो टॉप मोस्ट लेवल ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट डोमेस्टिक और जो लोवेस्ट लेवल ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट है उसके अंदर गैप बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। अब हमारा टॉप परफॉर्मर भी जब जाता है तो वो स्ट्रगल कर रहा है। अब साहिबजादा फरहान को जो आपको अभी अभी जो है आपने फैसलाबाद की पिचेस के ऊपर बॉलर्स ने वही कोशिश की, उसको बैक ऑफ द लेंथ उसको बॉलिंग करने की कोशिश की, उसने फ्रंट फुट पे और जो स्ट्रेट के ऊपर उसने उसने पुल मारे। लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया में यही एक उनके जो सेकंड टीयर के बॉलर्स थे, ये जहां खेला, आपके इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आपको जरा सी भी जगह नहीं मिलती। जैसे उस्मान खान के साथ अभी अभी थर्ड वनडे के अंदर जो हुआ है, वो जिस तरह से पुल मारने की कोशिश कर रहा था, आप ये बताएं कि किसी भी जगह पे अब वो कहीं पे भी जाएगा तो क्या उसको शॉर्ट पिच बॉलिंग नहीं होगी? ये प्रॉब्लम आपका जो है वो दानिश अजीज के साथ ये प्रॉब्लम हुआ या खुशदिल के साथ ये प्रॉब्लम हुआ। आपके कितने प्लेयर्स हैं जो इसी तरीके से एक्सपोज होके आप लाते रहें, फेसेस चेंज होते रहेंगे। वो सब के सब डोमेस्टिक से परफॉर्म करके आए थे, लेकिन जब इंटरनेशनल पे गए, इंटरनेशनल में कोई आपके वो थोड़ी बैठे हुए, इतने हल्के बॉलर्स थोड़ी बैठे हुए। उन्होंने वर्कआउट किया, नए एनालिस्ट इतने हल्के, उन्होंने उठा के वो नेल डाउन किया और आपका वो हो गया। तो मेरे ख्याल में ये प्रॉब्लम प्लेयर्स का भी नहीं है, ये प्रॉब्लम हमारी प्रोडक्शन लाइन का हो चुका है कि हम जो प्लेयर्स डेवलप कर रहे हैं, जो हाईलाइट हो रहे हैं प्लेयर्स, वो इंटरनेशनल लेवल रेडी नहीं है। तो कंडीशंस का इतना बड़ा इशू नहीं है मेरे ख्याल में। कमरान भाई, इसमें जिस तरह भी आपने कहा कि प्लेयर्स का इतना मसला नहीं है, प्रोडक्शन लाइन का मसला है, तो एक मसला इसमें में अब ये भी आ जाएगा ना कि फॉर एग्जांपल बाबर या किसी भी बैटर की फॉर्म खराब होती है, तो आप उसको ड्रॉप करते हो, जाके डोमेस्टिक में या कहीं जाके काम करेगा। अब मसला ये आ जाता है कि आपके एकेडमी के इवन कोचेज इतने चेंज होते हैं, नेशनल टीम तो छोड़ देंगे, बंदा जाके काम किसके साथ करेगा? यार ये असल मसला ये है और सबसे तकलीफदेह मसला ये है। बहुत बात होती है प्लेयर्स की, बिल्कुल बात सही है, लेकिन हमारी क्रिकेट, क्या लफ्ज इस्तेमाल करना चाहिए, हमारी क्रिकेट की जो तदफीन हुई है ना, वो डोमेस्टिक से हुई है। हमारा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर बिल्कुल बैठ गया है। देखिए, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस, नेपोटिज्म, रेफरेंसेस, ये हमेशा से चलते थे। ये कोई कोई नई चीज नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट में। जो पाकिस्तान क्रिकेट में नई चीज हुई है वो ये हुई है कि जो डोमेस्टिक क्रिकेट जिस जिस लेवल की और जिस क्वालिटी की करवाई जा रही है, उससे कोई क्वालिटी प्रोडक्ट निकल के नहीं आ रहा। आप एक के बाद एक नए तजुर्बे कर रहे हैं, बजाय इसके कि आप अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट की क्वालिटी को बढ़ाने की बात करते हैं, आप एक नई चीज लेके आ गए, चैंपियंस कप। उस चैंपियंस कप ने आपने मेंटोर्स लगाए, सब किया, उसका नाम चैंपियंस कप इसलिए रखा गया कि आपने चैंपियंस निकालने, क्या कौन सा चैंपियन निकाल लिया आपने? अगर आपको पूरा चैंपियंस कप करवाने के बाद आपको अगर उसमें से आपको खिलाना पड़ता है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, जो पाकिस्तान का इतना बड़ा विनर आप हैं, 29 साल के बाद पाकिस्तान में टूर्नामेंट हो रहा है, आपको रेडी होना चाहिए था, आपने इतनी तैयारी की और उसके लिए आप टैलेंट क्या निकाल के लाए चैंपियंस कप करवाने के बाद? फहीम अशरफ, खुशदिल शाह और सदू शकील की वापसी। तो क्या क्या हासिल हुआ वो उस चैंपियंस कप का? वो तो आपने निरा, जिसा कहना चाहिए ना कि आपने पैसे बर्बाद कर दिए और उसके पैसे भी ऐसे बर्बाद किए हैं कि अब उसके असरात आपकी बाकी क्रिकेट के ऊपर भी आपको नजर आ रहे हैं कि कहीं पे डेली अलाउंसेस कम हो रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है। तो डोमेस्टिक में काफी ज्यादा प्रॉब्लम है, हमारा जो सप्लाई लाइन है वो टोटली बैठ गई है। कमरान भाई, डोमेस्टिक में भी मतलब कि आपके घर में मेन मसला क्या है कि स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर में मसला, या बस ये है कि हम एक स्ट्रक्चर को इतनी देर चलने नहीं देते
कि हम उसको मतलब जज भी कर सकेंगे इसमें स्ट्रक्चर में गलती कोई है भी या नहीं है। जिस तरह हमने वो खान साहब वाला 6 टीमों का सिस्टम था, वो मेरे ख्याल में मैक्सिमम 2019 से क्या 23 तक चला था, उसके बाद चेंज हो गया था। अब फिर इधर भी हम देखें कदम ट्रॉफी में पिछले साल 8 टीमें थी, इस दफा 18 खेल रही हैं। नेशनल T20 का भी चेंज हो गया शेड्यूल वगैरह सारा कुछ। तो मेन मसला क्या है कि इधर भी चॉपिंग एंड चेंजिंग ज्यादा। यार ये बड़ा लंबा मतलब सवाल, ये आपका छोटा सा है, लेकिन ये जो कहते हैं ना कि इसका आंसर बहुत लंबा गहराई तक में चला जाएगा। वजह उसकी ये है कि जो चॉपिंग एंड चेंजिंग भी हो रही है वो क्यों हो रही है, और हम आगे चले जाते हैं। ये बात आपकी बिल्कुल सही है, सिस्टम आपका कोई नहीं रुक पाता। ये कैसे होता है, पूरी दुनिया में क्यों नहीं होता ऐसा, हमारे यहाँ क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है कि हमारी क्रिकेट की जो एडमिनिस्ट्रेशन या जो प्रोसीजर हमारे बन चुके हैं, चाहे उसको आप कॉन्स्टिट्यूशन कहें या प्रैक्टिसेस कहें या रिवायात आप कहें, वो ये हो चुकी हैं कि आपने फर्द वाहिद को या कुछ लोगों को इतना इतना इख्तियार दे दिया है कि जो कोई भी आता है वो अपनी मर्जी से और अपनी अकल से पूरा सिस्टम तहस नहस कर सकता है। कोई एक शख्स अकले कुल नहीं होता, चाहे वो कोई भी हो। आप चाहे इंग्लैंड उठा के देखें, इस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट में 3 ही कंट्रीज ऐसी हैं जो क्रिकेट रन कर रही हैं और प्रॉफिटेबली कर रही हैं। इंग्लैंड है, इंडिया है और ऑस्ट्रेलिया है। अगर आप ये नहीं कर सकते कि आप उनका पार्ट ऑफ द सिस्टम उठा के और यहाँ पर इंप्लीमेंट कर दें, आपको जाना पड़ेगा, आपको ये देखना पड़ेगा कि वहां पे उनका स्ट्रक्चर क्या है। वहां पे कोई पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट नहीं है, वो मेंबर बोर्ड्स हैं। वहां पर कोई चेयरमैन की अपॉइंटमेंट कोई कोई प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट नहीं करता। वहां इंग्लैंड में काउंटीज हैं, काउंटीज में से कोई इलेक्ट होके फिर चेयर आता है, और जो भी उनका चाहे ट्रेजरर आए या जो भी चीजें आए या सिलेक्शन कमेटी या डायरेक्टर क्रिकेट हो, वो उसमें से अपॉइंट होते हैं। इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया में भी इस तरीके से वहां पे उनकी स्टेट्स का मॉडल है। इवन इंडिया में जो लोगों को बात समझ में नहीं आती, वो भी ये समझते हैं कि हमारी तरह का सिस्टम चल रहा है। हमारी तरह का सिस्टम नहीं है। वहां पे उनकी जो गवर्नमेंट है उनका कोई लेना देना नहीं है। वहां पे जो आपकी वहां की रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन है, ये उनकी एक बॉडी है, BCCI। ये मेंबर बॉडी है। उसी तरीके से जैसे ICC चलता है, जैसे ICC में किसी एक की अथॉरिटी एज सच उस तरह से नहीं होती, पावर कॉरिडोर्स होते हैं, पावर पॉकेट्स होती हैं। इसी तरीके से इंडिया में भी मुंबई एक टाइम पे हुआ करता था, मुंबई और दिल्ली की रहती थी। हमारे यहाँ क्या क्या चक्कर हुआ है, हमारे यहाँ ये हुआ है कि हमने पावर, जैसे कहते हैं ना, 1 यूनिट लगा दिए। अब जब 1 यूनिट लगाया है तो जो कलेक्टिव विजडम है वो सारी 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 खत्म हो गई है। कुछ अरसे तक वो चीज इस तरीके से डिवॉल्व रही कि आपके डिपार्टमेंट्स मौजूद थे। डिपार्टमेंट्स आपका वो गैप फिल कर रहे थे। आप मिड 2010 तक आप चले जाएं, आपकी रीजनल एसोसिएशन में भी लोग मौजूद थे, क्योंकि रीजनल एसोसिएशन, जब रीजन की बात आ जाती थी ना, तो उस देखिए पॉलिटिक्स और हर जगह होती है, इंडिया में भी होती है। अब वो भी, अब उसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से वो आजाद है, लेकिन वहां क्या होता था, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस मौजूद है तो वो पॉलिटिकल फाइट किन के बीच में हो रही है? 2 रेलेवेंट लोगों के बीच में हो रही है। अब जगमोहन डालमिया भी जिस टाइम पे थे तो उनके भी वो थे, श्रीनिवासन थे, शरद पवार भी थे, जय शाह, अभी राजीव शुक्ला भी हैं, और भी अभी सौरभ गांगुली का भी पूरा एपिसोड हुआ, सब कुछ हुआ। तो ऐसा नहीं है कि वहां वहां पे पॉलिटिकल रिफ्ट्स नहीं होती, लेकिन किन लोगों के बीच में हो रही है। अगर जय शाह को भी आना भी था ना, तो पहले वो महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन में गया, वहां पे उसने उसको रन किया, फिर उसके बाद वो आया। सौरभ गांगुली डायरेक्ट BCCI में नहीं आ गए थे, वो पहले पहले बंगाल क्रिकेट चलाई उन्होंने, फिर उसके बाद वो इधर आए। आपको पता है इंडिया क्रिकेट में कोई सिलेक्टर कि आपका जो नेशनल सिलेक्टर नहीं बन सकता जब तक उसने रीजनल लेवल के ऊपर उस वही रोल ना निभाया हुआ हो, वो उसने रीजन की उसने सिलेक्शन ना की भी हो। वहां पैराशूट नहीं होते। अब हमारा सिस्टम किस तरीके से वो हुआ है, थोड़ा सा ये जो गैप था ये रीजनल एसोसिएशन पूरा करती थी कि वो लोगों को रेलेवेंट एक्सपीरियंस दे रही होती थी, वही उन्हीं में से कोई बोर्ड में लग जाता था, आगे पीछे होता था। डिपार्टमेंटल क्रिकेट थी, वो ये कर रही थी कि आपके के जो फॉर्मर प्लेयर्स थे उनको उनकी रिटायरमेंट के बाद डे जॉब्स में हो जाते थे, तो वो डे जॉब्स कर रहे थे, डेस्क जॉब्स कर रहे थे। उनको ऑर्गेनाइजेशन में रहना, ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसीजर को समझना, उनकी ट्रेनिंग और ग्रूमिंग करते थे पोस्ट क्रिकेटिंग या पोस्ट प्लेइंग
डेज के बाद। तो जब वो बोर्ड में आते थे ना, तो उनको कुछ समझ थी। आप उठा के देख लें, जो हमारे पीछे सिलेक्टर्स आते थे, ये जो किसी भी रोल में आते थे, वसीम बारी हो जाएं, आपके इकबाल कासिम हो जाएं, आपके तौसीफ अहमद हो जाएं, सलीम यूसुफ हो जाएं, यू नेम इट, अब्दुल कादिर हो जाएं, आप ह्यूज नेम्स, लेकिन वो सारे के सारे किसी न किसी अपने डिपार्टमेंट के साथ वो जॉब्स कर रहे होते थे। तो उनकी एक जो प्रोफेशनल ग्रूमिंग या ट्रेनिंग होती रहती थी। जब से डिपार्टमेंट्स खत्म हुए हैं, सबसे बड़ा लॉस हमें एडमिनिस्ट्रेटर्स का हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान में हम प्लेयर्स की तो बात कर रहे हैं, प्लेयर्स तो अंडर 19, अंडर 16 हर लेवल की क्रिकेट हो रही है। आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान में क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर बनने के लिए कौन सी नर्सरी रह गई है? मैं अगर पाकिस्तान क्रिकेट को मैं खेलना नहीं चाहता, मैं चलाना चाहता हूं, आप मुझे बताएं मैं कहां जाऊं? मैं कोई और काम करना चाहता हूं, मिसाल के तौर पे मैं स्कोरिंग करना चाहता हूं, मैं एनालिसिस का काम करना चाहता हूं, वो पाथवेज किधर? हम क्रिकेटिंग पाथवेज की तो बात कर रहे हैं, प्लेइंग पाथवेज की तो बात कर रहे हैं, अंपायरिंग का पाथवे किधर है? आपका पूरा जो इकोसिस्टम है वो कोलैप्स कर गया है। और ये आपका चल इसलिए गया कि देखें, पाइपलाइन अचानक चोक नहीं होती। जो 2019 में आपने शिफ्ट किया था, उसमें आपने इतना बड़ा आपके पास पूल था, उसमें जब आपने फनल किया, तो आपको 3-4 साल नॉर्मल से ज्यादा आपको आउटपुट नजर आया, क्योंकि आपने फनल आउट कर दिया था। तो वो 2022 तक आप इंटरनेशनल लेवल के ऊपर देख लें, आपकी परफॉर्मेंस आपको पीक करती हुई नजर आएगी। आप फाइनल भी खेल रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। उस सिस्टम ने कुछ डेवलप नहीं किया उसके बाद। तो आप मुझे बता दें, 2022 के बाद से आपको कौन सा नया टैलेंट नजर आया जो डोमेस्टिक ने आपको दिया हो, जो आपको लग रहा हो कि यार ये इंटरनेशनल लेवल का प्लेयर है? ये प्रॉब्लम आई है। मैंने इसीलिए कहा था, सवाल आपने बहुत छोटा किया है, लेकिन बड़ा तकलीफ दे और बड़ा डिटेल आंसर है यार इसकी, डेप्थ वाला। अच्छा कामरान भाई, हमने सिस्टम में तो बात कर ली है, लेकिन थोड़ा सा सीरीज पे वापस आ जाते हैं कि बल्कि वो भी सिस्टम पे ही होगी बात कि हमने देखा है कि हम अपनी इलेवंस बनाते हैं और फिर नो वन इन पीसीबी ऑन पाकिस्तान के, तो जिस टाइप की प्लेइंग 11 वो सेलेक्ट करते हैं। और अभी तो हमने कैप्टन से भी पावर ले ली हुई है, सिर्फ उसके पास बल्कि सिर्फ सेलेक्टर के पास पावर है, और जो हमारे अभी कोच हैं वो सेलेक्टर भी हैं, तो मतलब सिर्फ उन्हीं के पास पावर है। रिसेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिजवान ने आके कहा कि कुछ फैसले ऐसे हो रहे होते हैं कि जिनमें हम कुछ कर ही नहीं सकते, मतलब उनका मेरे ख्याल से रेफरेंस वही था कि उनके पास अथॉरिटी नहीं है ये सब करने की। तो इसके साथ हम अपना लुक फॉरवर्ड कैसे करें कि अगर कैप्टन के पास अथॉरिटी नहीं है और सारे फैसले सिलेक्शन कमेटी करती है, और फिर आपने कहा कि सिलेक्शन कमेटी में भी हमारा कोई प्रोसेस नहीं है कि सिलेक्टर कैसे आके लगता है, कि अभी रिटायर हुआ और वो आके सिलेक्शन कमेटी में है, अंपायर्स हमारे रिटायर हुए और वो आके सिलेक्शन कमेटी में, तो हमारी कोई सिलेक्शन कमेटी भी एक मेरिट वाला लफ्ज तो मैं यूज नहीं करूंगा, क्योंकि आई एम नॉट द वन टू जज द मेरिट, बट बल्कि एक सेटअप से नहीं आई हुई वो भी सिलेक्शन कमेटी, और वो प्लेइंग 11 सेलेक्ट करी है, कैप्टन को नहीं पता, कैप्टन खुश नहीं है, और फिर कोई एक्सेप्ट भी नहीं करता अपनी मिस्टेक्स को। तो फिर इसके साथ हम लुक फॉरवर्ड क्या करेंगे, क्योंकि इस टूर पे भी हमने कुछ आउट ऑफ द बॉक्स तो नहीं देखा ना, हमने वही प्लेयर्स देखे खेलते हुए। अगर हमने नए प्लेयर्स भी खिलाए, ऊपर से हम सिर्फ मोहम्मद हारिस को वापस लेके आए जो ऑलरेडी टीम में आ चुके थे। नए में अगर हम बात करते हैं, हसन नवाज और मोहम्मद अली का डेब्यू हुआ था, उसके अलावा तो हमारी टीम वही थी जो चलती आती। देखिए, आपने वर्ड यूज किया ना मेरिट, आप बिल्कुल यूज कर सकते हैं, क्योंकि मेरिट भी हमारे यहाँ थोड़ा सा मिसपर्सीव टर्म है। लोग समझते हैं मेरिट का मतलब पता नहीं क्या होगा। मेरिट का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि थ्रू द प्रोसेस आपका कोई प्रोसेस हो, आप आउट ऑफ द, आप लोगों के लिए प्रोसेस ना बना रहे हो, एक प्रोसेस हो, और प्रोसेस में जो कोई भी फुलफिल करके आ रहा हो, उसमें डेफिनेटली ऐसी होती है, लाइकिंग डिसलाइकिंग हर जगह पे होती है, और उसमें कोई खराबी नहीं है। क्रिकेट बाय इटसेल्फ बाय डिजाइन ऐसा खेल है जिसमें कप्तान की लाइकिंग और डिसलाइकिंग का पूरा स्पेस मौजूद है, तो कोई इसमें खराबी नहीं है। रिजवान की जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस की आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल, और उसने जो बातें की हैं, बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक बातें की हैं। मैं इसी तरफ बात कर रहा था कि हम प्लेयर्स को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं, उनको ब्लेम करते हैं, लेकिन हमें जाके जरा देखना भी पड़ेगा ना कि ये किस इन्वायरमेंट के अंदर ये लोग ऑपरेट कर रहे हैं, इन प्लेयर्स के साथ हो क्या रहा है, किस तरह की आपने एक एक जो ना प्रेशर कुकर या आपने वॉशिंग मशीन सिचुएशन बनाई हुई है कि आप
घुमाए चले जा रहे हैं इन प्लेयर्स को। आप बजाय इसके कि आप फैसिलिटेट करें, बोर्ड या मैनेजमेंट का काम फैसिलिटेट करना होता है, नर्चर करना होता है टैलेंट को। यहाँ तो आपका जो अगर गलती से, सिस्टम की हमने बात कर ली, अगर कोई डोमेस्टिक से कोई लड़का, कोई टैलेंटेड प्लेयर अगर आ भी जाए तो आपकी जो मैनेजमेंट है वो तो उसको इस तरह से धोबी की तरह से पटक पटक के धो रही है, वो कहाँ से डेवलप होगा? आपको टैलेंट को जिस तरह से एक आपका पौधा होता है कि उसकी कोंपल निकलती है, आप उसकी टेक केयर करते हैं, उसकी निगहदाश्त करते हैं, देखभाल करते हैं, उससे लड़ाई नहीं करते। या हमारी मैनेजमेंट का हाल ये है कि हर प्लेयर से तो लड़ रही है, हर किसी से उसने पेचा डाला हुआ है, तो प्लेयर कैसे डेवलप होगा? जिस बेचारे ने जाके जो है वो सामने वाली टीम से भी लड़ना है और अपनी मैनेजमेंट को भी फेस करना है, फिर मीडिया को भी फेस करना है। क्या हम वो इन्वायरमेंट दे पा रहे हैं कि जिसमें प्लेयर्स डेवलप हो? हम तो वो इन्वायरमेंट दे ही नहीं पा रहे हैं। किस तरह से प्लेयर डेवलप होंगे? तो रिजवान का जो शिकवा है, मेरे ख्याल में उसको बड़ा सीरियसली लिया जाना चाहिए। रिजवान की अपनी कमियां, कोताहियां, गलतियां एक तरफ, लेकिन जो उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बात की है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए और उसको समझना चाहिए कि उसने इन्वायरमेंट में रहते हुए पीसीबी के कॉन्ट्रैक्ट में अपनी ऑर्गेनाइजेशन को या किसी को के ऊपर ब्लेम किए बगैर जो एक ऑनेस्टी के साथ जो इंसान हकीकत पसंदाना जो भी बात कर सकता है उसने किया है। उसने ये तक कह दिया कि हमारी प्रोफेशनलिज्म की कमी है। तो कहाँ प्रोफेशनलिज्म की कमी है? वो हर लेवल पे प्रोफेशनलिज्म की कमी है ना। हम कोचेस के साथ जो कर रहे हैं, आप बेस्ट कोच लेके आए जेसन गिलेस्पी और गैरी कर्स्टन को, आपने क्या किया है? ये प्रोफेशनल बिहेवियर है। आप एक तरफ उनको जाने के लिए, जब तक वो बैठे हुए थे आप कह रहे थे कि कोचेस का कोई रोल नहीं होगा टीम के अंदर। आप जब आपका जब चीफ सेलेक्टर जब कोच बनता है तो उसी को अथॉरिटी दे देते हैं। ये प्रोफेशनलिज्म है। आप कप्तान की से आप निकाल देते हैं और फिर खुद आप ड्रेसिंग रूम में जाके बैठ जाते हैं। आपसे चैंपियंस ट्रॉफी में बात होती है, सवाल होता है तो आप ये कहते हैं कि नहीं, जो सिलेक्शन कमेटी है वो ये डिसाइड करेगी पिच देख के कि सऊद ओपन करेगा या बाबर ओपन करेगा। तो प्लेयर्स को किस बात का हम ब्लेम कर रहे हैं? सारे डिसीजंस तो ये लोग कर रहे हैं और सारे वो लोग कर रहे हैं। जो मेरिट की बात हो रही थी, रेलेवेंट एक्सपीरियंस तो हो। आपने जो पाकिस्तान टीम को ऐसी एक्सपेरिमेंटेशन लैब बनाया हुआ है, मिसबा रिटायर होते हैं, उनका कोचिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं, सिलेक्शन का कोई एक्सपीरियंस नहीं, आप उनको चीफ सेलेक्टर और आप हेड कोच बना देते हैं। किस बेसिस पे बनाया आपने? क्योंकि वो प्लेयर बहुत बड़े थे। ये रेलेवेंट एक्सपीरियंस नहीं है। ये चीज आपने फिर वहाब रियाज के साथ की, यही चीज आपने मोहम्मद हफीज के साथ की, यही चीज आपने अजहर अली, असद शफीक के साथ की, अलीम डार के साथ की। तो भाई जब आप रेलेवेंट एक्सपीरियंस की, ऐसे ही है एक बंदा पूरे कैरियर साल हर साल वो विकेट कीपिंग करता रहे और आप किसी आईसीसी इवेंट के फाइनल में आप किसी क्रिटिकल मोमेंट में आप उससे के आके ओवर कर लो, वो कर लेगा? करने को तो कर देगा वो, लेकिन क्या आप उससे फिर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको मैच जिता के देगा? इस तरह से आपका सिस्टम चल रहा है तो अब आप क्या कह सकते हैं उसमें? ये प्रोफेशनलिज्म की कमी तो है पाकिस्तान सिस्टम में। कमरान भाई, आपने बात की मतलब कि रेलेवेंट एक्सपीरियंस, अगर हम आकिब जावेद की भी अपॉइंटमेंट देखें, वो भी मतलब कि कहा जाए तो इसलिए तो नहीं हुई थी कि उसने लाहौर कलंदर के साथ कोई बहुत अच्छा मतलब कि कोचिंग की होगी, बट जो उन्होंने उसको अपॉइंट किया वो तो हालांकि वही देख के किया ना कि उसने एक पॉडकास्ट के अंदर ये कह दिया था कि जी हम स्पिनर्स के लिए रफ पिच बनाएंगे और वो काम कर गए, तो आपने उसको फिर टेस्ट में कोचिंग भी दे दी, व्हाइट बॉल में भी कोचिंग दे दी। तो मतलब कि प्रोसेस इसके अलावा और नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब मुझे पता है थोड़ी सी अनपॉपुलर बात होगी, लेकिन जब यहाँ एक तरफ से बात करें कि प्रोसेस ओरिएंटेड, तो ऐसा नहीं है कि प्रोसेस आपके सारे मसले हल हो जाते हैं। उसमें भी गलतियां होती हैं ना। और भी मुल्क, इंग्लैंड है, इंग्लैंड में प्रोसेस फॉलो हो रहा है, लेकिन क्या इंग्लैंड की आप उठा के देख लें T20 में और वनडे के आईसीसी इवेंट्स में, पिछले जो रिसेंट इवेंट्स हैं उसमें क्या परफॉर्मेंस रही है? अजहर महमूद और आकिब जावेद, इनकी आउटपुट जो कुछ है वो एक अलग चीज है, वो एक फेलियर है, जेन्युइन फेलियर है, ये होता है सिस्टम्स में। लेकिन आप इनकी अपॉइंटमेंट की अगर बात करेंगे तो देखें, ये प्रोफेशनल कोचेज है, ये यही काम करते आ रहे हैं। कैसा करते आ रहे हैं इस पर डिबेट हो सकती है,
लेकिन आकिब जावेद आज से नहीं, जब 97 में उन्होंने क्रिकेट छोड़ी है उसके बाद से वो उन्होंने की ही कोचिंग है। उन्होंने ये काम नहीं किया हमारे बाकी और लेजेंड्स की तरह से कि बस या तो कोचिंग करनी है तो पाकिस्तान टीम की करनी है, वरना फिर मैंने माइक पे बैठना है। आकिब जावेद ने अंडर 19 की भी कोचिंग की है, एज ए असिस्टेंट बॉलिंग कोच भी किया, एनएचपीसी में भी किया है, यूएई के भी कोच रहे। जब लाहौर कलंदर में अगर वो आए हैं तो वो यूएई के कोच थे, वहां से आए हैं वो। अजहर महमूद को इस तरीके से ले लीजिए कि अजहर महमूद तो भी आजकल बहुत बात हो रही है, अजहर महमूद ने भी हर लेवल के ऊपर कोचिंग की है। उनकी प्रिफर्ड जॉब या प्रोफेशन कोचिंग ही है। सरे के लिए भी उन्होंने किया है। पाकिस्तान टीम में आके उनका आउटपुट नहीं आ पा रहा। अब मैं यही लॉजिक जो अभी मैंने प्लेयर्स के लिए अप्लाई की, वही मैं कंसेशन या डिस्काउंट में इनको भी दूंगा कि जिस तरह से प्लेयर टैलेंटेड हैं, अपना बेस्ट नहीं दे पा रहे, तो हो सकता है ये सिचुएशन हो कि जिसमें हमारे जो अवेलेबल बेस्ट कोचेज है ये भी नहीं दे पा रहे। क्योंकि अगर मैंने रिजल्ट से जज करना है तो फिर मुझे ये भी देखना पड़ेगा, मैं उसको भी इग्नोर नहीं कर सकता कि पाकिस्तान जब T20 वर्ल्ड कप में यूएसए से हारा है, जब इंडिया से हारा है, तो हम पाकिस्तान का कोच कौन था? गैरी कर्स्टन वर्ल्ड्स बेस्ट कोच था। रिजल्ट निकला। आप बांग्लादेश से टेस्ट सीरीज हारे, उस वक्त आपका कोच कौन था? जेसन गिलेस्पी था। तो आपका सिस्टम इन्वायरमेंट ऐसा हो चुका है कि आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट टैलेंट लेके आ जाएं, चाहे वो प्लेयर्स हो चाहे कोचेस हो, वो अपना बेस्ट नहीं दे पा रहे। तो इसलिए मतलब इंडिविजुअल्स को मैं इस एनवायरनमेंट से इंडिविजुअल्स को मैं उस तरीके से जज शायद नहीं करूंगा। आपने सिस्टम की बात की ना, तो मैं रेहान भाई की देख रहा था क्रिकेट पे, उन्होंने एक पॉडकास्ट में बोल दिया था कि आपकी टीम फुल जेल है, लेकिन इंडिया के मैच से पहले आपके चेयरमैन आके कहता है कि अगर आप कल का मैच हारते हो तो फिर रिजल्ट देखना। तो जब ऊपर के आपके चेयरमैन ही इन्वॉल्व होना शुरू हो जाए, हम रमीज राजा पे बड़ी क्रिटिसिज्म करते हैं, लेकिन उनके दौर में एक चीज ये थी कि टीम और कोचिंग स्टाफ को एक प्रॉपर मेरे ख्याल से रूम दिया हुआ था कि उन्होंने जो करना है वो कर सकते हैं, एक अथॉरिटी और एक फ्रीडम था। लेकिन अब हम नहीं देखते। अब अगर हम अपने चेयरमैन की बात करते हैं, इतनी कहने की बात है, पास। सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, लेकिन ये कहने की बात है। आगे चलिए, आप सवाल मुकम्मल कीजिए। लेकिन रिजल्ट्स उस दौर में बड़े अच्छे थे ना, अगर हम कहने की बात पे ही आते हैं तो अच्छा, मैं चेयरमैन की बात कर रहा था अभी के अभी उनको एसीसी चेयरमैनशिप भी मिल गई है। उसके अलावा भी पाकिस्तान पॉलिटिक्स में भी उनके बहुत से रोल्स हैं। फिर वो क्रिकेट में भी इतना इन्वॉल्व रहते हैं, हर सीरीज होती है वहां पे वो प्लेयर्स के साथ उनकी सीरीज से पहले मुलाकात हो रही होती है। तो इस सिस्टम के साथ तो मुझे नहीं लगता हमारी टीम आगे चल सकेगी जब ऊपर से ही सब होगा। आपने बोला कि जितने एक्सपीरियंस कोचेज लिए हैं, जितने यही प्लेयर्स ये परफॉर्म कर रहे थे पहले भी, लेकिन फिर भी सिंस 2022 न्यूजीलैंड के खिलाफ जो हमारा रिकॉर्ड है वो नहीं है, क्योंकि वी हैव बीन प्लेइंग बायलैटरल सीरीज विद न्यूजीलैंड सिंस 2022 एंड स्टिल कांट एबल टू कम क्लोज टू 50-50 मार्जिन। न्यूजीलैंड से पिछली ओडीआई सीरीज कब खेले थे हम? मैं ओवरऑल बात कर रहा था, ओडीआई खेले सीरीज थे। बहुत पहले खेला है, 2018 में। हाँ, और उसका सरफराज रिजल्ट वाली, क्या था? वो भी रिजल्ट क्या वाइट था? वॉच था। 5-0 4-1 था। था, 5-0 5-0 था। ठीक है, तो देखिए ये हार जीत और प्रॉब्लम्स अपनी जगह पर होती हैं। जो आप बात कर रहे हैं ना, मैंने इसलिए कहा था परसेप्शन बन जाते हैं कि अथॉरिटी है। फिर कुछ उसी दौर के अंदर कुछ और भी एग्जांपल सेट हुई थी कि मुझे जाके जो है वो पिच की पिक्चर्स भेजो, मैं देख के बताऊंगा कि टॉस जीत के बैटिंग करनी है बॉलिंग करनी है। बहुत सारी चीजें होती थी। ठीक है, हमें सारी चीजें इग्नोर नहीं करनी चाहिए। बाकी नकवी साहब का मुझे पर्सनली मुझे डिसअपॉइंटमेंट जरा ज्यादा है, क्योंकि देखें, हम या तो बैठ के आइडियलिज्म की दुनिया में रहें कि ऐसे आना चाहिए जो हमने पूरी डिस्कशन कर ली, या फिर हम प्रैक्टिकल उसमें रहें कि यार यही सिस्टम है, अरसे से यही चल रहा है। इसी सिस्टम से अब्दुल हफीज कारदार भी आते थे, नूर खान भी इसी सिस्टम से आए, जाहिद अली अकबर भी आए आपके। उसके बाद आप आरिफ अली खान अब्बासी, माजिद खान, जावेद बरकी, जफर अल्ताफ, तौकीर जिया, शरियार साहब, ये सारे के सारे इसी सिस्टम से आए थे। वो भी अपॉइंटेड ही थे, कोई सिलेक्टेड नहीं थे, कोई इलेक्टेड नहीं थे, सब सिलेक्टेड ही थे, लेकिन उनकी कोई पैडिग्री थी। फिर हमारे पास अनफॉर्चुनेटली बीच में एक
चेन ऐसी आई कि जिनका रेलेवेंट एक्सपीरियंस भी नहीं और कुछ फोकस भी नहीं था। नकवी साहब का ये है कि नकवी साहब अपने बिजनेस रन करते हुए आए। ऑर्गेनाइजेशन की समझ है, कैसे चलाना है, सक्सेस किस तरह से दिलवाई जाती है, आपने कॉम्पिटिटिव कैसे रहना होता है। मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी कि ये जब अपनी वो लर्निंग्स अप्लाई करेंगे तो हो सकता है जो सिस्टम में, हमारे सिस्टम में, चले हम कह लेते हैं कि हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स ने जो इनकॉम्पिटेंसीज हैं या जो गंद फैला दिया है, उसको ये शायद कुछ समेटने में और बेहतर करने में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि बहुत अरसे के बाद एक ऐसा चेयरमैन आया है जिसको कोई डर नहीं है, लिटरली किसी को भी आंसरेबल नहीं है, तो इसको अपनी जॉब की कोई इनसिक्योरिटी नहीं है, तो कम से कम ये जो टफ डिसीजन है, जो हार्ड डिसीजन हैं, वो कर सकेंगे। अनफॉर्चुनेट ये है कि उनकी जो क्रिकेट की जो भी समझ है वो अपनी जगह पर है, लेकिन जो लोग अपॉइंट किए अपने साथ, जिनको अपना आइज और ईयर्स बनाए, उनकी जो सोच, मतलब सोच ही है, जिसे कहा जाता है ना, उनकी उनकी जो क्रिकेट की सोच और समझ है वो बस सोच ही है। और जो हमें रिजल्ट निकल के आ रहा है कि आपके पास एक टोटल इख्तियार हो और कॉम्पिटेंस नहीं हो, तो वो रिजल्ट निकल के आ रहे हैं कि आप अब इतना सब कुछ होने के बावजूद पाकिस्तान की हिस्ट्री के पहले चेयरमैन बन गए जिनके दौर में पाकिस्तान एक से ज्यादा किसी आईसीसी इवेंट के फर्स्ट राउंड में बाहर हुआ है। आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। और आपका साल वो गुजरा है जिसमें आप बांग्लादेश से पहली दफा हारे, आप आयरलैंड से हारे, आप यूएसए से हारे, आप अफगानिस्तान से हारे। तो ये क्रिकेट का डार्केस्ट पीरियड है, और ये नकवी साहब के होते हुए आप डिनाई नहीं कर सकते इसको। तो हरन भाई अभी आपने कहा ना कि मतलब कि जो उनके आइज और ईयर्स हैं वो मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन रन करने की चले समझ आती है, बट अगर आप देखें ना जो उन्होंने अपॉइंट भी किए हैं लोग, अब वुमेन्स टीम के मैनेजर जो है वो पंजाब पुलिस से हैं, सीईओ फॉर्मर ब्यूरोक्रेट हैं, टीम मैनेजर बल्कि हर नवीद अकरम की मंजिल उन्होंने काम किया हुआ है, हमारे डायरेक्टर डोमेस्टिक क्रिकेट जो है वो डीसी जंग या फैसलाबाद रहे हुए हैं। तो मतलब कि ये भी तो एक है ना कि उन्होंने अपने मतलब कि काम आसान करने के लिए अपना काम और मुश्किल कर दिया है। मीडिया मैनेजर डीजीपी लाहौर। और जो उन्होंने मतलब कि अपॉइंटमेंट किया उससे उन्होंने अपना ही काम इतना मुश्किल कर लिया है कि जो अपॉइंटमेंट किया उनका क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने कभी वर्ड यूज किया था, उसका पता नहीं आपको कॉन्टेक्स्ट पता है या नहीं। 1 यूनिट का कॉन्टेक्स्ट पता है पाकिस्तान की हिस्ट्री में? जी 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 ठीक है, अयूब खान। जब 1 यूनिट लगता है ना तो अपॉइंटमेंट्स ऐसी होती है। ठीक है, देखो उस सिस्टम में और सिस्टम में यही फर्क है। आप नाम कुछ भी रख दें, ऊपर आप कह दें अपॉइंटेड, इलेक्टेड, फिर उसके बाद आप आके पीसीबी का आप कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर दें, 10 मेंबर से 11 मेंबर कर दें, और 11वां मेंबर आपका सिटिंग चीफ सेक्रेटरी पंजाब हो जाए, ये कैसे हो सकता है? अब 1 यूनिट का जो लफ्ज है, जो लोग समझते हैं वो समझ जाएंगे मैं क्या कह रहा हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट में क्या लगा हुआ है। तो भाई जिस चीज से हमारा मुल्क इतने अरसे भुगतता रहा है, तो पाकिस्तान क्रिकेट किस तरह से उसके असरात से बची रह सकती है? कलेक्टिव विजडम किस चीज को कहते हैं? आई होप कि हमारे समझने वाले इतने हों कि वो इस बात को समझ लें मैं किस तरह इशारा कर रहा हूं। इस तरह से नहीं चल सकती क्रिकेट। आपने दूसरी जगहों के ऊपर भी आपने कोशिश करके देख ली कि कुछ लोग बैठ के मुल्क के फैसले कर लें, क्या असर हुआ है? चल रहा है? क्रिकेट भी कोई डिफरेंट नहीं है, आपको लोगों को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, इंक्लूसिव है, इट्स स्पोर्ट्स। आपको डिपार्टमेंट्स को क्या वजह है कि आप डिपार्टमेंट क्रिकेट आप वापस लेके आ गए, आपके पास इतना सब कुछ है, आप हर जगह की सक्सेस आप बता रहे हैं। डिपार्टमेंट क्रिकेट की जो आइडेंटिटी जो थे ना, जो आप लोगों ने भी शायद अगर फॉलो किया हो, जो डिपार्टमेंट्स थे जिनकी कोई फॉलोइंग या कोई एसोसिएशन जिसके साथ थी, पीआईए, हबीब बैंक, यूबीएल, अलाइड बैंक, ये कोई नहीं खेल रहे इस वक्त फर्स्ट क्लास क्रिकेट। सुई गैस नहीं खेल रही, एसएसजीसी नहीं खेल रही, पोर्ट कासिम है वो नहीं खेल रही। आपके और बहुत सारे जो डिपार्टमेंट्स हुआ करते थे
वो डिपार्टमेंट से मौजूद क्यों नहीं है? इनको ही तो वापस लाना था ना। आपने 2019 का अगर कॉन्स्टिट्यूशन खत्म किया था, 2014 अगर 14 का कॉन्स्टिट्यूशन आपने लाया था, मसला ये है कि वो डिपार्टमेंट इस तरह से अंधे नहीं है। जो आप ये काम कर रहे हैं कि आप एजेके को और डेरा मुराद जमाली को आप बोर्ड में लाके आप कहते हैं हम जो है वो क्या क्या डेमोक्रेटिकली रन हम बोर्ड है, और बोर्ड में कौन है? डेरा मुराद जमाली, एजेके। यार आप इनको लेके आओगे, इनमें से किसी की हिम्मत होगी सवाबी या आप जो है वो भावलपुर या लड़काना की आप एसोसिएशन को लेके आओगे, इनमें से कोई किसी की हिम्मत होगी कि वो आपसे क्वेश्चन कर सके? तो सारे यस मैन होंगे। जब तक आप ये सिस्टम रीजन्स को वापस नहीं करेंगे, उन लोगों को वापस नहीं करेंगे जिनका काम ये है, तब तक आप लाते रहें ब्यूरोक्रेसी। देखें, क्रिकेटिंग ब्यूरोक्रेसी डिफरेंट होती है। आप सिविल सर्विसेज से आप जिसको भी उठा के लेके आ जाएं, ये वही वाली बात है। क्या इससे ज्यादा जो ड्रिल्स हैं, इससे ज्यादा डिसिप्लिन और पाकिस्तान में दूसरी फील्ड्स में होता है, उनको लाके आप क्रिकेट खिलवा दें, क्या वो क्रिकेटर बन जाएंगे? आते ही आपको आपको सबसे ज्यादा आपको वो थी ना, ये चिन से छक्के नहीं मारे जाते। ट्रेनिंग करवाई थी ना एक जगह से, कितने छक्के मार लिए? यार क्रिकेटिंग जो सेंस है ना, क्रिकेट की ब्यूरोक्रेसी अलग है, क्रिकेट के सिपाही अलग हैं, क्रिकेट के जर्नल अलग हैं। आप इस तरह से करेंगे, आधा तीतर आधा बटेर करेंगे, वो रिजल्ट्स आपके सामने, कर लें और कर लें। खैर, हम सीरीज पे बात कर रहे थे और हम डोमेस्टिक सिस्टम पे चले गए हैं, उसका भी लबो लुबाब एंड पे यही बनता है कि हमारे सिस्टम में इतने फेल्योर हैं कि हम टीम पे भी अगर बात करें तो क्या बात करें कि वहाँ पे जब आपका पीछे का सिस्टम खराब है तो वहाँ पे हम ग्रो नहीं कर सकते। सो अभी कामरान भाई आगे पीएसएल आ रहा है। हमने कुछ बॉलर्स वगैरह को भी देखा है। हमारी पाकिस्तान टीम में करंटली जो बॉलिंग है वो उस तरह से नहीं कर पा रही। मतलब अभी हम मोहम्मद अली वगैरह को भी लेके गए थे इस टूर पे, वो भी उस तरह से इफेक्टिव नहीं रही इस जो न्यूज़ीलैंड की सरफेसेस थी। आपको लग रहा है कहीं न कहीं बॉलिंग डिपार्टमेंट में डिप आ रहा है, वो क्या डोमेस्टिक में हमारी पिचेज़ सही नहीं है इ या कोई और वजह? क्योंकि मैं फिर हम से पीएसएल में अगर उन्हीं बॉलर्स की बात करते हैं। देखो, दो चीजें, काफी लोग इसके ऊपर बात करते हैं। दो दो चीजें मेन होती है, माइंड सेट और स्किल सेट। स्किल सेट हमारा इशू नहीं है इस वक्त। इसके मकसद ये नहीं है कि स्किल सेट में कोई कमी नहीं है। वजह यह है कि जो माइंडसेट जब होता है ना आपका, जब माइंडसेट आपका सही होता है तो आप स्किल सेट इन्हेंसमेंट और उसमें जो जो गैप्स होते हैं उसको फिल करने की तरफ खुद जाते हैं। कुलदीप यादव इस वक्त इंडिया का टॉप वेपन है। अभी कुछ अर्से पहले की बात है कि ये डिस्कार्ड हो गया था। किस वजह से? इसका पेस कम है। वो सिस्टम में वापस गया, सिस्टम ने उसको रिफाइन किया, डिस्कार्ड नहीं किया। वो वहां से रिफाइन होके वापस आता है। उसकी रीयूजेबिलिटी थी, उसी को किया गया, उसी ने एनहांस करके डिलीवर करना शुरू कर दिया। वरुण चक्रवर्ती, ये 2021 में पाकिस्तान के अगेंस्ट खेले थे, इनका कैरियर खत्म हो गया था। ये वापस जाते हैं सिस्टम में, रिफाइन होके वापस आ जाते हैं। स्किल सेट यही ऐसा ही होता है। 19-20 या बहुत ज्यादा होता है, चले आप कह लें हम 20 के लेवल से बाकी टीम 20 पे होंगी तो हम 17-18 के ऊपर है। इतने भी हम गए गुजरे स्किल सेट नहीं है। यही प्लेयर्स आपको कहीं कहीं पे परफॉर्म भी करते हुए नजर आ जाते हैं, इसीलिए तो डिसअपॉइंटमेंट ज्यादा होती है। या तो हमारे हम बिल्कुल ही नीचे लेवल के ऊपर चले गए होते हैं ना, ऐसा नहीं है, फिर हम कहीं परफॉर्म भी दे भी देते हैं। इशू जो है वो माइंडसेट का है, और माइंडसेट जो आता है वो कॉम्पिटिटिव, आपकी जो स्ट्रेटजीज हैं, कोचेज हैं, आपको वो देना पड़ेगा। तो अगर बात ये की जाए शाहीन, हारिस, नसीम, इनको अगर आप पैचेस में देखेंगे तो आपको स्किल सेट भी नजर आएगा, इसमें आपको ब्रिलियंस भी नजर आएगी। ये यही तो बॉलिंग लाइनअप था जिसने अभी ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज आपको जिता के दी है। जो शाहीन ने जो जो साउथ अफ्रीका में जो स्पेल किया था, ऐसा स्पेल आपको इस मॉडर्न टाइम्स के अंदर ऐसे स्पेल्स देखने को मिलते हैं? यही शाहीन था ना, यही आपका आपका बॉलिंग यूनिट था, इसने परफॉर्म कर दिया था। कामरान गुलाम ने जो इनिंग खेली थी, वो आप किसी पाकिस्तानी बैटर से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं? पैचेस के अंदर आपको
परफॉर्मेंसेस निकल रही हैं। सलमान अली आगा ने 350 रन जो चेस किया है, उसमें सलमान अली आगा ने जिस तरीके से चेस कंस्ट्रक्ट की थी, उसमें कोई कमी नजर आ रही थी आपको? प्रॉब्लम ये है कि हम रिपीटेबल नहीं कर पा रहे, और वो मसला है आपके प्रोसेस का और माइंडसेट का। अगर प्रोसेस और आपके खिलाने वाले सही होंगे, तो यही प्लेयर्स आपको कंसिस्टेंटली बेटर परफॉर्मेंसेस देंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, और एंड समरी कंक्लूजन यही है कि मसला खेलने वालों में नहीं, खिलाने वालों में, अगर मैं सही हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है। इसका मतलब ये है कि खेलने वालों में प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि देखो मैं जाते-जाते एक बात कहूँगा, हमारी एक ऑब्सेशन हो गई है, या ओसीडी हो गया है बेसिकली। हम सब जो है इस वक़्त वो एक बंदा ढूँढ रहे हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है। हमें समझना पड़ेगा कि हम हमारी प्रॉब्लम नहीं है, हमारी प्रॉब्लम्स के पहाड़ में गिर चुके हैं। हम खाई में गिर चुके हैं, और इस नौइयत की प्रॉब्लम्स किसी एक की वजह से नहीं हो सकती। किसी एक की वजह से ये प्रॉब्लम्स नहीं है आपकी। ऐसा नहीं है कि आप एक को निकालेंगे, दूसरे को लाएँगे तो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। इसमें सबने अपना हिस्सा डाला है। इसके मल्टीपल लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, और इसका जो सॉल्यूशन है, फिक्सेशन भी एक सॉल्यूशन नहीं है इसका। इसमें मल्टीपल जगहों से आप करेक्शन करेंगे तो आएगी। तो खेलने वालों से ज़्यादा खिलाने वालों का प्रॉब्लम है, लेकिन खेलने वालों का भी प्रॉब्लम है। मतलब ये नहीं कह सकते कि उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है, कि लोग अक्सर औकात ये समझते हैं। इसलिए मैंने कहा मैं आपको करेक्ट कर दूँ ज़्यादा से ज़्यादा। सही। चलें ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग कामरान भाई। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और इट्स एन ऑनर फॉर अस कि आपने हमें जॉइन किया हमारे प्लेटफॉर्म प्लेज़र दी अब्दुर्रहमान, स्पॉटलाइट। थैंक यू। थैंक यू Thank you. अब्दुर्रहमान, प्लेज़र। Yeah. This Net Union किया, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड डू विजिट आवर वेबसाइट thesportsite.com, और आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके बाकी हमने करंटली बहुत से क्रिकेटर्स के साथ इंटरव्यूज और पॉडकास्ट किए हैं, वो भी आप जाके देख सकते हैं, और हम बाकी स्पोर्ट्स पे भी इसी तरह कवरेज देते हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं। फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी, तब तक ले दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।